नमस्कार। जून 29 इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या इम्पोर्टेंस है, इसका अध्ययन करते हैं। 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आती है कि इसके पीछे एम क्या होता है, कि क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो उष्णकटिबंध है, ट्रॉपिक्स है, अभी ये भी जानेंगे कि ट्रॉपिक्स क्या होता है। इस डे के माध्यम से हम ट्रॉपिक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसका एम ये होता है कि जो ट्रॉपिक्स है, इसके सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ, अनेक चुनौती ट्रॉपिक्स कंट्रीज़ के सामने आती हैं, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे इसी वीडियो में। तो उनके प्रति अवेयरनेस करना और जो उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता मिलती है, उसको सेलिब्रेट करना, ये इस दिन का एम रहता है। अब बात आती है कि ये दिवस कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 2016 से। 2016 में इसको पहली बार मनाया गया। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 2014 में जो म्यांमार की एक लीडर रही है, आंग सान सू की, नोबेल विजेता भी रही है, उन्होंने उष्णकटिबंध पर यूएन में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट के आधार पर यूएन ने तय किया 14 जून 2016 को ये तय किया था कि हम 29 जून को इंटरनेशनल डे फॉर ट्रॉपिक्स के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ताकि यहाँ पर जो विविधता है उसके प्रति इंजॉय किया जा सके और लोगों को यहाँ पर आने वाली जो चैलेंजेस हैं उनके प्रति अवेयर किया जा सके। तो ये तो था इंटरनेशनल जो डे है ट्रॉपिक्स का, इसके बारे में सिंपल ओवरव्यू। अब सीखते हैं कि एक्चुअल में ट्रॉपिक्स होता क्या है। तो आपने मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और इस पर ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है। तो यहाँ से 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, इनके बीच का जो एरिया है इसको कहा जाता है ट्रॉपिक्स। अब इसका निर्धारण कैसे होता है। एक्चुअल में ये जो हमारी अर्थ है, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है सूर्य के चारों ओर, तो हमारी, जैसे आप ग्लोब पे देखेंगे तो हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी झुककर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसके कारण से अलग अलग टाइम में अलग अलग पोजीशन होती है। एक बार 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में कर्क रेखा, इंग्लिश में बोल देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पर सूर्य 90 डिग्री एंगल पर सीधा चमकता है, 90 डिग्री पर, और वो डेट होती है जून की 21 तारीख। उस दिन यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट डे भी होता है और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होती है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो यहाँ पर होती है साउथ में मकर रेखा। ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब हमारी अर्थ रोटेट करते करते ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाती है कि जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें 23 डिग्री एंड हाफ साउथ पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री एंगल पर सीधी गिरती हैं, तो उस दिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, और ये तारीख होती है दिसंबर की 22 तारीख। तो इन दोनों एरिया के बीच में, यानी यही जो सूर्य का 90 डिग्री पर सीधा चमकना, वर्टिकली चमकना, यही निर्धारित करता है कि ट्रॉपिक्स कहाँ तक होता है। तो ये जो बीच का एरिया है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक्स या उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध क्यों? उष्ण मीन्स गर्म और कटिबंध का मतलब होता है जोन, यानी ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें जो सनलाइट है या हीट है, सनलाइट कह लीजिए या हीट कहिए, ये हमेशा यहाँ पर सरप्लस रहती है, यानी ये हमेशा यहाँ पर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा रहती है। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सन रेज वर्टिकली गिरती हैं। इस एरिया को टोरिड जोन भी कहा जाता है। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर कभी भी विंटर सीजन नहीं आता,
इसी में सभी प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर जैसे आपको मैं ग्लोब पर दिखाऊं तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिक्स में मिलती है। एक यहाँ पर इंडोनेशिया में, साउथ इंडिया में, इसके अलावा यहाँ पर ट्रॉपिक्स के अंदर आने वाला कंट्री जो है यहाँ पर कॉन्गो में, जहाँ पर जायरे रिवर भी बहती है अफ्रीका में, और इसी प्रकार से यहाँ ब्राज़ील के अंदर अमेजन फॉरेस्ट में, तो यहाँ पर ये रहती है। और ये जो ट्रॉपिक्स का एरिया है, यानी ये जो टोटल एरिया आप देख पा रहे हैं, ये धरती के लैंड मास का, यानी जो भूभाग है उसका 36% है, और पृथ्वी के टोटल सरफेस का लगभग ये 40% है, और यहाँ पर दुनिया की कुल मिलाकर 40% पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है इस ट्रॉपिक्स के एरिया में। यहीं पर सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फना वो देखने को मिलती हैं। अमेजन फॉरेस्ट को, जिसको हम पृथ्वी के फेफड़े या लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, वो भी यहाँ पर है। उसके बाद सेकंड जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो अफ्रीका के अंदर कांगो फॉरेस्ट में है। इंडिया के अंदर साउथ इंडिया में, यानी जहाँ पर सह्याद्री है, जिसको हम सोलास फॉरेस्ट के रूप में भी जानते हैं, और इंडोनेशिया में मिलती है। इसी प्रकार से यदि आप इस ट्रॉपिक्स एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इन्हीं के मार्जिन्स पर दुनिया में सबसे ज़्यादा डेजर्ट भी मिलते हैं। जैसे आपको मैं फिर ग्लोब पर दिखाऊं कि यहाँ जो अपना इंडिया है, इंडिया के पश्चिम में यहाँ पर ट्रॉपिक्स के मार्जिन्स पर थार डेजर्ट है। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर अरेबियन वो प्रायद्वीपीय मरुस्थल है इसमें मध्य एशिया में। इसी प्रकार से यहाँ अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका के अंदर इसी के मार्जिन्स पर अटाकामा डेजर्ट है साउथ, ठीक है, इसमें अटाकामा डेजर्ट है यहाँ साउथ में, इसमें साउथ अमेरिका में, चिली में। इसी प्रकार से यहाँ अगर आप देखेंगे कालाहारी डेजर्ट है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न डेजर्ट है। अब ये भी इसके पीछे कारण क्या है कि ये सब भी इस ट्रॉपिक्स के ही मार्जिन्स पर, यानी 23 डिग्री से थोड़ा सा नॉर्थ की ओर या 23 डिग्री एंड हाफ साउथ से थोड़ा सा साउथ की ओर ही ये डेजर्ट मिलते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर ईस्टलीज हवाएं चलती हैं, और जब प्रवाह हवाएं चलती हैं तो वो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रवाह हवाएं आ रही हैं तो वो यहाँ से मॉइस्चर लेंगी और वो कोस्ट के ईस्टर्न हिस्से पर तो बारिश कर देंगी, लेकिन वेस्टर्न मार्जिन पर बारिश नहीं होगी। इसलिए ज़्यादातर डेजर्ट जो है वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट में है और वो ट्रॉपिक्स के आसपास है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी ट्रॉपिक्स के अंदर कुछ वो मिलते हैं ग्रासलैंड, खासकर उनको सवाना ग्रासलैंड कहते हैं। अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्रासलैंड मिलते हैं उनको सवाना, ये एक प्रकार की घास होती है जिसके नाम पर इन ग्रासलैंड को सवाना ग्रासलैंड कहते हैं। इसी प्रकार से यदि आप बात करेंगे तो इसी ट्रॉपिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ आएंगे? वो इस ट्रॉपिक्स के बीच में ही आएंगे जहाँ पर ओशन होंगे, ठीक है, जहाँ ओशन होंगे उस एरिया में ही ये आएंगे ट्रॉपिक्स साइक्लोन, ठीक है। और जहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास तापमान रहता है। यदि मैं आपको इस ट्रॉपिक्स एरिया के टेम्परेचर की बात बताऊं तो यहाँ पर एवरेजली साल भर 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यानी इसको अगर आप फ़ारेनहाइट में कहोगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 82 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर रहता है। इसी प्रकार से यदि रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल, तो रेनफॉल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ ब्राज़ील में अमेजन फॉरेस्ट में साल भर में एवरेजली 7 फीट बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ हैं, वो सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं और यहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं और वो दिन में कन्वेक्शनल रेनफॉल सब वैनिया बारिश यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी यहाँ पर मिलती है। इसी प्रकार से यदि बात करें सहारा डेजर्ट की तो यहाँ पर केवल 2 से लेकर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर एवरेज बारिश होती है साल भर की। इसी प्रकार से यदि मैं ट्रॉपिक्स की और विशेषता आपको बताऊं तो यहाँ पर इसी बेल्ट के अंदर आपको
कोरल्स मिलते हैं, कोरल आइलैंड। जैसे भारत में लक्षद्वीप जो समूह है, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आपने ग्रेट बैरियर रीफ तो वो सुनी होगी, तो वो भी यहीं पर है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सरप्लस रहता है और यहाँ पर जो समुद्रों का तापमान वो भी ऊंचा रहता है। इसी कारण से यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आते हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से धीरे धीरे जब से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी इसी ट्रॉपिक्स पर हो रहा है। इसी के सामने चैलेंजेस ये हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर सरप्लस होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके कारण यहाँ पर रेनफॉल्स वो भी बढ़ती जा रही है, उनके दिनों की संख्या घट रही है, साइक्लोन बढ़ते जा रहे हैं, साइक्लोन की टेंडेंसी बढ़ रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उनका एरिया बढ़ रहा है। इसके कारण से ये दुनिया का जो 40% जो टोटल सरफेस का एरिया है, लैंड मास का 36% एरिया है, पॉपुलेशन का 40% एरिया है, इसके सामने अनेकों चैलेंजेस हैं जो खासकर क्लाइमेटिक हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी वो धीरे धीरे उसका कहीं ना कहीं इस प्रकार से इफ़ेक्ट हो रहा है कि ये जो चैलेंजेस है जैसे साइक्लोन का आना, फॉरेस्ट फायर का होना, तो ये सब उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो ये जो 29 जून है ये इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर ही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी होते हैं जिनको हम ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहते हैं, जिनको आप जैसे देखते हैं बनाना हो गया, पपाया हो गया, इसके अलावा पाम ऑयल वगैरह आप देखते हैं, नारियल है। इसके साथ साथ इसी एरिया के अंदर जो है ओशन एरिया में बहुत ज़्यादा फिशरीज भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट आसानी से समुंदर के अंदर लगभग 100 मीटर आप इसमें कह सकते हैं कि उतनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुँच जाती हैं। और यहाँ पर जितनी भी समुंदर में जो ओशन करंट जनरेट होती हैं तो वो सारी की सारी हॉट करंट्स कहलाती हैं। यदि मैं और आपको बताऊं तो इस एरिया में जो आने वाले साइक्लोन्स हैं उनका भी आप अलग अलग नाम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैप पे ग्लोब पे दिखाता हूँ फिर। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो साइक्लोन आते हैं उनको टाइफून कहते हैं दक्षिण चीन सागर में। यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको चक्रवात ही कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका के पूर्व में और अमेरिका के यानी जो मध्य अमेरिका है इसके पूर्व में कैरेबियन सागर में और इसके पश्चिम में यहाँ पर पैसिफिक ओशन के पूर्व में, तो यहाँ पर उनको हरिकेन्स कहते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक खासियत और भी है कि जब साइक्लोन यहाँ पर आते हैं तो जो ये वाला हिस्सा होता है इक्वेटर से इधर, तो यहाँ पर साइक्लोन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यानी घड़ी की सुई के विपरीत। और जबकि इस वाले हिस्से में जितने भी साइक्लोन आएंगे वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसके पीछे भी बहुत कारण हैं, जैसे अर्थ का रोटेशन होना, कोरियोलिस फोर्स का होना, इसके अलावा फेरल का नियम लग जाना। तो ये अलग बात है जिनको हम फिर किसी और टॉपिक में कवर करेंगे। तो कोशिश ये थी कि आपको 29 जून जो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स होता है इसके माध्यम से ट्रॉपिकल से रिलेटेड कुछ बातों को आपके सामने रख दिया जाए ताकि आप इनको हैं वो